जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर श्यामचंद भट्ट है जी। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास ये पहले से सेव है और उन्होंने मुझे अपने नाम भेजे हों, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा नाम भेजें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं, तो वो मेरा नंबर भी सेव कर लें और अपने नाम के साथ मुझे नंबर भेज दें, ताकि मैं उनका नाम सेव कर लूँ। अननोन कॉल्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं अटेंड नहीं करता। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, वो अपना नाम जो है वो मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं सेव कर लूँ और मेरा नंबर भी ये अपने पास सेव कर लें। जहाँ तक बात है जी इस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन की, तो ये स्टार्ट तो 2022 की अटेम्प्ट से पहले बहुत ही एक्सीडेंटल आप कह लें कि इसका स्टार्ट हुआ था। स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि जी हमारी तैयारी नहीं है, तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट सवालात करवा दें। तो बिल्कुल एक्सीडेंटली, कोई प्लान नहीं था। तो उस अटेम्प्ट के लिए कोई 140 के करीब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को तैयार करवाए। उनमें से मुख्तलिफ पेपर्स में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ 17 सवाल एज इट इज लग के बड़ा हमें इससे इनकरेजमेंट मिली। 2023 में हमने फिर इसको और एक्सपेंड किया, हम 168 क्वेश्चंस तक इसको ले गए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो मेरी डोमेन में आते हैं, मैं जो पढ़ा सकता हूँ या पढ़ाता हूँ। तो 40 प्लस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हमारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लिक करके एज इट इज क्लिक कर गए। तो इस दफा फिर हमने 2024 की अटेम्प्ट के लिए इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में के देखें। स्टूडेंट्स रूटीन में जो एक अपनी टेक्सचुअल स्टडी कर रहे होते हैं, टेक्स्ट बुक स्टाइल के नोट्स बना रहे होते हैं, एकेडमीज और जो पास पेपर्स को देख के अपने सवालों को तैयार कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें तो अगर एकेडमीज में भी वो जा रहे हैं और फिर वो मॉक पेपर भी दे रहे हैं, ये सारा काम तो उनके पास मौजूद है। इसमें से अगर कोई पेपर आ जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन हो क्या रहा है, 2023 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं, इवन अगर आप अभी भी, ये भी मोस्ट रिसेंटली जो बलूचिस्तान का पेपर हुआ है, सेक्शन ऑफिसर्स का, असिस्टेंट कमिश्नर्स का, अभी 2-3 दिन पहले, आज 20 नवंबर है, 2-3 दिन पहले, तो आप उसमें नोट करेंगे 5 सवाल उन्होंने जो करंट अफेयर बेस पूछे हैं, उनमें से एक आधा सवाल है जो सीधा सीधा सवाल है, बाकी सब बहुत हट के सवाल पूछे। तो इस सेशन का बेसिकली पर्पज ये है, जो इस दफा हम कर रहे हैं 2024 के लिए, कि इसमें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो मेरी डोमेन में आते हैं, उनके 200 प्लस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कि उनका स्ट्रक्चर तैयार हो, उनको पता हो कि अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो उसका जवाब जो है वो कैसे लिखना है। तमाम पेपर्स जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनके पास सिलेबस आ गया हुआ, सारे डिवीजन। वैसे तो हमने ऑनलाइन भी इसको शेयर किया हुआ, हर स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड डेली 8 सवाल मेरी तरफ से मॉर्निंग में दिए जाएंगे, और फिर नाइट में मैं जिस तरह अभी इस वक्त आपके साथ सवाल जो है उनका जवाब बनाना आपको सिखाऊंगा। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि एक पूरा जवाब लिखना, ये तो ठीक है, स्टूडेंट किसी भी मॉक पेपर में बैठ रहा है या खुद भी अपने नोट्स बना के एक सवाल का जवाब बना रहा है, इंग्लिश में लिखना है ना। अब इंग्लिश इस स्टेज पे, वो तो अंग्रेजी में तो सब लिख लेते हैं, लेकिन क्या आपका सवाल का जवाब रेलिवेंट है? सवाल के जवाब का आपका जो स्ट्रक्चर है, क्या एग्जामिनर को आप उससे अपील कर रहे हैं? तो यहाँ इन सेशंस में ये काम होना है। आपके पास सारा दिन था आज का। आज हम वैसे पाकिस्तान अफेयर्स का पहला पार्ट जो है उसके सवालात को देखने जा रहे हैं।
ये बात कानों में अच्छी तरह ले जाएं, इसको बिठा लें कि अगर आप, जो मैं डेली आपको 8 सवाल दूंगा किसी भी पोर्शन के, वो पाक अफेयर के हों, वो करंट अफेयर्स के हों, वो आईआर के हों, वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के हों, वो यूएस हिस्ट्री के हों, वो यूरोपियन के हों, या वो फिर आखिर में जो मैंने 8 एसेज करवाने हैं डिटेल में, ये जितने भी पोर्शन, इनमें डेली आपको पाकिस्तान अफेयर 4 पोर्शंस में डिवाइड है, करंट अफेयर 4 में डिवाइड है, आईआर 9 में डिवाइड है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैंने 6 पोर्शंस में डिवाइड किया, यूएस यूरोपियन को 4 4 पोर्शन में डिवाइड किया। तो ये जितने पोर्शन हैं उनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें कि हर पोर्शन के 8 सवाल। अगर आप इन सवालों की जब सुबह आपको मिल रहा है और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते खुद, यानी अपना जवाब बनाने की कोशिश, चाहे एक पेज पे बनाएं कि मेरा ये इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद मेरा ये हेडर होगा, फिर ये हेडर होगा, फिर ये हेडर होगा, वो जरूर करें, ताकि रात को जब मैं आपको बता रहा हूं कि इस सवाल का जवाब ये होगा, तो आप, स्टूडेंट बेस्ट जज है अपना, वो फौरन जज कर जाएगा कि मैंने कैसे सवाल को समझा और सवाल के जवाब ने जाना कैसे। सो इसलिए ये प्रैक्टिस, अदर देन जो आप मेन स्ट्रीम अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो करते नहीं, उनसे मुझे कोई, मैं रोक नहीं रहा, आप मॉक पेपर दें, कोई एक पेपर देंगे उसके 4 सवाल ही देंगे ना डिटेल में लिख के, तो यहाँ तो आपको उससे हट के 32 क्वेश्चन तो पाक फेयर के हो जाएंगे, 32 करंट अफेयर के, इसी तरह बाकी भी कोई 70 के करीब आईआर के, कोई 35 to 40 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के, इसी तरह 32 यूरोपियन के, 32 यूएस के। तो वो मेन स्ट्रीम में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी करते रहें, ये उसके साथ, और ये वो क्वेश्चंस होंगे सारे जो आपको एक दफा हिला के रख देंगे कि भाई ऐसे सवाल भी वो पूछ सकता है, और वो पूछ रहा है। 2023 की अटेम्प्ट से ऑनवर्ड्स और 2023 में जो मुख्तलिफ इवन प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्जाम्स हो रहे हैं, इवन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हो रहे हैं, क्राइटेरिया काफी सख्त हो गया। तो जो आपकी मेन स्ट्रीम तैयारी है वो करते जाएं, ये साथ आपका बैकअप है, ये इतना बड़ा बैकअप है 200 सवालों का कि आपके कहीं ना कहीं इसकी ये तुक्के लग जाएंगे। नाउ मेक श्योर कि अगर आप में से कोई ये समझता है कि मेरा आईआर नहीं है, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आईआर वाले सवाल ना करूं, तो वो आईआर के सिलेबस को, जो ब्रेकडाउन मैंने बना के आप लोगों को दी, उसको देख लें। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी पोर्शन है, तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है यहाँ का सवाल यहाँ लग जाए। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस अक्रॉस द ग्लोब, कंटेम्प्रेरी इश्यूज मौजूद हैं आईआर के पेपर में, तो वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में भी मौजूद है। फॉरेन पॉलिसीज, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आईआर पेपर 2 में मौजूद है, तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी मौजूद है। सो आपने हर पेपर को अटेम्प्ट करना है। हाँ, हो सकता है आईआर के कुछ थेरीज वगैरह हों, वो पॉलिटिकल साइंस वालों को ना समझ आए, वो स्किप कर दें, जो आते हैं वो तो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यू नेवर नो कि मैं यूएस हिस्ट्री में आपको सवाल तैयार करवा रहा हूँ, लेट्स से बच्चों वाली बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान यूएस रिलेशन, और वो सवाल आपको पाकिस्तान अफेयर में आ जाए या करंट अफेयर में आ जाए या आईआर में आ जाए, खास तौर पे पाकिस्तान करंट अफेयर में। सो ये 200+ क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे के साथ, इनमें से 50 to 60 क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, कि हो सकता है कि हमने अपने सेशन में उसको किसी और पेपर के लिए तैयार किया हो, वहां किसी और पेपर में आ जाए। सो इन चीजों को शुरू में ही मद्देनजर रखना जरूरी है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जी, बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट, और वो ये है कि ये तो चलो पहला पेपर था ना, एडवर्टीजमेंट के लिए भी हमने इसको अपलोड किया, दुनिया को बताने के लिए कि देखें जी हम इस तरह के पेपर लेंगे, आगे भी इससे टफ पेपर होंगे। ये पहली रिकॉर्डिंग आज इसलिए हो रही है कि कई स्टूडेंट्स का साइन इन का इशू आ गया, तो उनको साइन इन होना है, तो चलो कर देते हैं, लेकिन आगे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल रहे हैं,
आपने इसके पैसे दिए हुए, बराए करम ये सवाल आपने बाहर नहीं निकालने, कि आप ये सवाल जो है इनको फैला दें कि जी ये जी भट्ट साहब के सवालात हैं, तो इनके चांसेस फिर कम हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अगर इस साल 300 से 350 बच्चा इस प्रैक्टिस सेशन में मिल गया ना, रजिस्टर हो गया, अगले साल मुझे 400 बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे ने मुझे ज्वाइन करना है मेरी क्वालिटी और मेरी मेहनत को और मेरी कमिटमेंट को देख के। नुकसान आप अपना भी करवा लेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स का भी करवा लेंगे जब आप इन क्वेश्चंस को बाहर फ्लोट कर देंगे। आप में से शायद कुछ किसी एकेडमी के लोग भी बैठे हों, कोई टीचर भी बैठा हो कि देखो तो सही ये करवाता कौन से सवाल है, और उनको थोड़ा सा चेंज करके हम अपने सवाल बना लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि बिस्मिल्लाह, रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे तशहीर ना करें। आप मेरे से सवाल सीख के कल को अपने सेशन अनाउंस कर दें, अपनी एकेडमी में जाके बच्चों को ये सवाल थोड़ा सा रीफ्रेज करके दे दें, दे दें। मेरा जो रिजक है वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है, दे दे बेशक, लेकिन बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे कि जी ये हमारा गेस्ट पेपर है और उसमें आप मेरे ही टॉपिक्स जो हैं या मेरे ही क्वेश्चंस उनको हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये सारी चीजें एफपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना सूबों के, वो देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आज से कुछ साल पहले जब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो ये इवन फोटो कॉपी शॉप्स पर विजिट किया करते थे, बड़ी बड़ी पिशावर की फोटो कॉपी शॉप, ठीक है जी, इस्लामाबाद की कुछ सीएसएस की जो एस्पिरेंट्स जहाँ ज्यादा रहते हैं अकेडमीज हैं, जी10 मार्केट, उसके इर्द गिर्द वहां की फोटो शॉप्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की फोटोशॉप, ये चेक करते थे कि किस टीचर के कौन से नोट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, अकेडमीज में क्या पढ़ाया जा रहा है। आज ज्यादा फोकस सोशल मीडिया पे हो गया, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, तो मैं कभी कोई अपना टॉपिक की लिस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, ना अपने क्वेश्चंस, लेकिन कई टीचर्स हमारे से पढ़ गई, कई लड़के लड़कियां हमारे से पढ़ गई, आगे अपने चार पैसे कमाने के चक्कर में वो हमारे सवालों को सोशल मीडिया पर अपना नाम दे के या हमारे टॉपिक्स को अपना नाम दे के चला लेते हैं। इससे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, बस। स्टूडेंट अपने ते रिकॉर्डिंग भी करते हैं, कई गैजेट्स आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स करते हैं, हम नहीं रोक सकते। ठीक है, अपनी जात के लिए कर रहे हैं, अभी नहीं सुन सकते बाद में सुन लेंगे। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करना चाहते हैं, करें, बिस्मिल्लाह करें। ये क्वेश्चंस भी आप अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना चाहते हैं, करें, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं घुमाने बस। व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया में कि लो जी ये व्हाट्सएप, जिस तरह आज का पेपर है, पता नहीं शेयर किया हमने, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला होगा। तो इससे बस परहेज करें। शुरू करते हैं जी, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा खुद ब खुद कि ये किस तरह का सेशन है, और पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से चल रहा है, और इसीलिए हर साल इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस में हमने लिखा था कि हम प्री पार्टीशन का जो एरिया है उससे 8 सवाल मैंने दिए थे, और उस प्री पार्टीशन के 8 सवालों को अब हम बारी बारी, मैं अपने जवाब का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि इस सवाल का जवाब असल में था क्या, और वो किस आपने अंदाजे बयां में लिखना था, आपको पहले सवाल से पता लग जाएगा। पहला सवाल, पेपर आपके पास होना चाहिए साथ साथ, याद रखिए। Why was the communal problem more involved in India than it was in other countries possessed of plural societies? सवाल का एक पार्ट है जी।
जाहिर है उसने वाई से सवाल शुरू कर दिया है, इट मीन्स कि मुझे इसका जवाब देना है, उसकी इस बात का सवालिया निशान के साथ खत्म किया, मुझे इसका जवाब देना है इसको, मैं ये उसकी कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये उसका सवाल है। वॉज इट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश? इसी सवाल में रहते हुए वो पूछ रहा है कि ये जो कम्युनल प्रॉब्लम मजहबी मुख्तलिफ मजाहिब जो इंडिया में हैं उनके दरमियान जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको नाम दिया जाता है कम्युनल प्रॉब्लम। तो ये जो मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही थी जिसको कम्युनल प्रॉब्लम कहा जाता है, वो आपको पहले सवाल में कहता है कि जी ये ज्यादा इंडिया में ही हो रही थी, बाकी जगहों पे नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह क्या है? वॉज इट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? अच्छा, इसका मतलब है मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें इस कम्युनल प्रॉब्लम में जिम्मेदार है, थी या नहीं थी, इसके बारे में बताना है। ठीक है जी। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है जी ये वर्ड। वैसे तो डेविडे एट इम्पेरा, जो प्रॉपर इसको लैटिन में पढ़ा जाता है डेविडे एट इम्पेरा, लेकिन मतलब डिवाइड एंड रूल। तो क्या ये ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी? और वॉज इट बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम्स वर सो डिफरेंट दैट दे कुडंट बी ब्रॉट टुगेदर? आपके ख्याल में ये जो कम्युनल इशू है इंडिया का, ये इंडिया में ही हुआ, ज्यादा बाकी जगहों पे नहीं हुआ? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ब्रिटिश और या हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंसेस थे जो कभी खत्म ही नहीं हुए? ये सवाल। अब मैं जब इसका जवाब लिखने जाऊंगा ना जी, तो याद रखें हमें कहा जाता है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन इज लाइक अ मिनी थीसिस स्टेटमेंट। ये आज बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। इंट्रोडक्शन इज लाइक अ मिनी थीसिस स्टेटमेंट, कि आप सवाल में जवाब में क्या ना क्या चाहते, आप क्या पोजीशन ले रहे हैं इस सवाल में से। एक आइडियल सवाल ये है कि आप उसको लॉजिकली जवाब दें उसका। मेरे इस सवाल के तीन पार्ट हैं। क्या ब्रिटिश जिम्मेदार है? क्या हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से कम्युनल इशू बने? ठीक है जी। और इंडिया was more involved in communal issues than other pluralistic societies। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं क्या मौकफ रखता हूं उसके मुताबिक आए। मैं अब एक लॉजिकल बैलेंस्ड जवाब बनाऊंगा। मैं आंखें बंद करके ये नहीं कहूंगा कि नहीं 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 हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम ही था, नहीं जी ब्रिटिश था क्योंकि उसने मेरे से पूछा है तो जी मैं किसी एक के बारे में बता दूं। नहीं, मैं शुरू करूंगा अपनी बात को इंट्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई अर्ली 20th सेंचुरी में ना जी कई प्लूरल सोसाइटीज दुनिया में मौजूद थी जहां कई मजाहिब इकट्ठे रह रहे थे। यूके में भी कई मजाहिब इकट्ठे रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी कई मजाहिब इकट्ठे रह रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी कई मजाहिब इकट्ठे रह रहे थे, सारी जगहों पर। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में इन तमाम जगहों पर, इवन कनाडा में कई मजाहिब कई फिरके इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इन तमाम जगहों पर रिलीजन को लेके, सेक्ट को लेके इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं थी। हाँ, माजी में अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी के यूरोप में बिल्कुल रिलीजन को लेके सेक्ट को लेके पॉलिटिक्स होती रही है, जंगें भी होती रही हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स को व्यू करते हैं, तो जनाब ये बात तो सच है कि किसी भी और जगह पर इतनी ज्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस मौजूद नहीं थे जितने इंडिया में थे।
इसमें तो कोई दो हरफी बात नहीं। सो मैं एग्री कर रहा हूं कि भाई हाँ, पहला पार्ट से कि हाँ भाई, कम्युनल डिफरेंसेस मौजूद थे इंडिया में। और ये कम्युनल डिफरेंसेस, आप देखिए मैंने ये आर्गुमेंट दिया ना, तो मुझे इसकी एग्जांपल जरूर देनी है कि कैसे थे भाई। देखें जी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस पर प्रोटेस्ट किए। ठीक है जी। और बड़ा सवेयर प्रोटेस्ट किया। एक कम्युनल डिफरेंस हमें नजर आता है पॉलिटिकल लेवल पर, इंडियन पॉलिटिक्स में। इसी तरह देखें जी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसके जवाब में 1929 में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिए। सो पॉलिटिक्स की डोमेन में हमें कम्युनल प्रॉब्लम, कम्युनल का वर्ड जब भी आएगा ना जी, तो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग और बिटवीन रिलीजन्स के तनाजुर में आएगा। यहाँ कोई और बात की जरूरत नहीं है करने की। ये सियासी बुनियादों पर जब मजहब के कॉन्टेक्स्ट में लोग अनकम्प्रोमाइजेबली डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको आप कम्युनल इशू कहते हैं। इसीलिए आपको याद हो कि 1932 में ब्रिटिश ने इंडिया में कम्युनल अवार्ड दिया था, ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो इस बात से तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ जी, जी कम्युनल इशू इंडिया का ज्यादा था बनिस्बत बाकी सोसाइटीज के। मजहब का रोल सियासत में, नेशनलिज्म को डिफाइन करने में, डे टू डे अफेयर में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में उसकी हमें छाप नजर आती। नो, क्या इसके जिम्मेदार ब्रिटिश थे? तो जी इस पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट। एक तो है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा है जिना। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमेशा से स्लोगन रहा है डिवाइड एंड रूल। इसको इन्होंने यूज किया है कि ब्रिटिश हम इंडियंस को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। इसीलिए तो इन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाई। इसीलिए ये मुस्लिम्स को पैट्रनेज करते रहे, सपोर्ट देते रहे, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस खत्म हो। सो ये जो डिवाइडे एट इम्पेरा है, यानी डिवाइड एंड रूल, ये खालिसतन हिंदू लीडरशिप ने इसको ज्यादा हाईलाइट किया इंडियन पॉलिटिक्स में। इवन 1905 में जब जी पार्टीशन, एग्जांपल देनी है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, तो उस वक्त भी कहा गया कि ये तो जी गाओ माता है, होली काओ बंगाल, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जिबिट करता है कम्युनल डिफरेंस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि ये काम ही ब्रिटिश ने इसलिए किया ताकि इंडिया डिवाइड हो, ताकि वो इजीली रूल कर सके। सो ये जो क्लेम है कि ब्रिटिश जिम्मेदार है क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने की, ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का क्लेम नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्लेम है। ठीक है जी।
जी माजरत, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आपने ये याद रखना है कि नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी। हो सकता है अभी एक दफा फिर हो जाए, क्योंकि जब एक दफा डिस्कनेक्ट होता है तो फिर दो दफा तो जरूर होता है। तो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ क्लास में, वो आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि आपका हर्ज ना हो। क्योंकि एक दफा अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्लाइड्स फिर वो सेव नहीं होती, वो खत्म हो जाती है, वो वापस नहीं आती। सो पहले सवाल में हासिल बहस ये है आज, क्योंकि एक ओरिएंटेशन और प्लस ये भी बताना कि इंट्रो में क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से फिर जरा आज की पेज जरा स्लो होगी। कल से फिर जाहिर है ये निटी ग्रिटीज नहीं, एक स्ट्रक्चर बता दिया उसके मुताबिक चल रहा होगा। मेरा इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, वो मैं कंफर्म करूंगा इस चीज को कि यस, इंडिया में कम्युनल इशू ज्यादा रहा है एग्जाम्पल्स के साथ। जब हम 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसमें ज्यादा रहा है पॉलिटिक्स में, कम्युनल इशू है। गो के 19th सेंचुरी में भी इश्यूज रहे हैं मजाहिब के, लेकिन उनका रंग पॉलिटिकल नहीं था, तो इसलिए उनको हमें लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख लें कि 19th सेंचुरी में भी डिफरेंसेस बड़े शदीद मौजूद थे। और जो पीछे हमने जो सारी एग्जांपल्स दी हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर, कोई दो तीन कर दें। कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने हमें सवाल में पूछा है तो हमें उस पर ज्यादा स्ट्रेस करना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। ब्रिटिश है जी। तो इस पे दो, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्लेम्स, उसके एक्यूजेशंस, वो आप बताएंगे और आप कहेंगे ये फॉल्स है। रियलिटी ये है कि जी हाँ, ब्रिटिश जिम्मेदार हैं, बट डिवाइड एंड रूल के लिहाज से नहीं, बल्कि उनकी माल गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट, they were not that effective in administration। कैसे, कहां इफेक्टिव थे? भाई यही ब्रिटिश थे जिन्होंने 1910 में साउथ अफ्रीका का सॉल्यूशन डेवलप किया। कम्युनल इशू साउथ अफ्रीका में भी था, इन्हीं ब्रिटिश ने एड्रेस किया, एफिशिएंटली इफेक्टिवली किया। तो इंडिया के कम्युनल इशू को के बढ़ने में जिना साहब का मौकफ है। के अजीज की किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें वाजिया तौर पे वो, उसके चैप्टर है टू नेशन थ्योरी, उसमें वाजिया तौर पे जिना साहब ये ब्लेम ब्रिटिश पे देते, लेकिन डिवाइड एंड रूल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि उनकी गलत पॉलिसीज और माल गवर्नेंस और बैड मैनेजमेंट की वजह से। कम्युनल इशू अफ्रीका में भी था, साउथ अफ्रीका में हल करवाया ब्रिटिश ने, हल करवाया हमेशा हमेशा के लिए, इंडिया में नहीं करवा सके। तो ये इनकैपेसिटी जिना के नजदीक ब्रिटिश इस तरह जिम्मेदार। और जहां तक फिर बात है तीसरे आर्गुमेंट की, इस सवाल में जो तीसरा पार्ट पूछा गया, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस तो पॉलिटिकल सफेयर में वो तो हमें नजर आते हैं, वाजिया तौर पे नजर आते हैं। 1909 वो ईयर जब कांग्रेस दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई,
एक लिबरल मॉडरेट ग्रुप और दूसरे कंजर्वेटिव्स। ये लिबरल मॉडरेट ग्रुप, इसने तो चाहा कि मुस्लिम्स के साथ बेहतर रिलेशन रहे, बेटर रिलेशन रहे। गोखले जिना का उस्ताद था, इसी कैंप का था, मॉडरेट कैंप का। लेकिन इस कंजर्वेटिव ग्रोह ने, जिसमें तिलक भी थे, जिसमें गांधी भी बाद में लेटर ऑन शामिल हो गए, ये कंजर्वेटिव ग्रुप ज्यादा प्रिवेल किया। तो पॉलिटिकल अफेयर में हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वो इस कंजर्वेटिव एलिमेंट ने हमेशा बनाए रखे। मॉडरेट एलिमेंट्स हिंदूज में वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के साथ बेहतर रिलेशन में रहे। सो पॉलिटिकल अफेयर में ये कम्युनल इशू, ये भी कोई मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं है, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कंजर्वेटिव लीडरशिप का बनाया हुआ। और ये कंजर्वेटिव लीडरशिप फिर इसको मैनिफेस्ट करती रही ऑल द वे टिल 1947, 1909 से लेके 1917 तक ये इसको मैनिफेस्ट करती रही। आप एज अ स्टूडेंट कोई दो तीन एग्जांपल दे दें, देखें जी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कैसे इसी कंजर्वेटिव इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप इनकी मिनिस्ट्रीज बनी और मुसलमानों को कॉर्नर किया गया। नेहरू रिपोर्ट, उसमें दुनिया जहान की चीजें थी, लेकिन मुस्लिम्स के लिए एडुकेट इफेक्टिव सेफगार्ड्स नहीं थे। सो बात करनी है पॉलिटिकल अफेयर में, अगर ले जाएंगे ना, हाँ जी हाँ इनके तो डिफरेंसेस ही बहुत ज्यादा थे, तो वो तो आप इसको 20 नंबर के सवाल में सम अप ही नहीं कर सकते। फिर आप बताएंगे सोशल डिफरेंसेस भी थे, रिलीजियस भी थे, पॉलिटिकल भी थे। वो आप पता लगेगा 1.5 घंटा गुजर गया, सवाल पहला नहीं खत्म हुआ। क्योंकि उसने सवाल में क्लियरली कम्युनल प्रॉब्लम, इंडिया का कम्युनल प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो उसी में रहते हुए बात चलेगी। आप ये एग्जांपल्स जो आपने इनकी डिटेल लिखनी है, तीन तीन चार चार पांच पांच लाइनों की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे, नेहरू रिपोर्ट पे, आप ये चेंज भी कर सकते हैं। कोई और भी डेवलपमेंट्स हो सकती है, जिस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल पे भी उनका क्रिटिसिज्म है, जिस तरह कम्युनल वार्ड पे क्रिटिसिज्म है, जिस तरह लाहौर रेजोल्यूशन पे क्रिटिसिज्म है। तो हर स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम्पल वैरायटी लेके आ सकता है, जरूरी नहीं कि मेरी बात को फॉलो करें। अब ये चल रहा है सवाल का जवाब, जो 500 वर्ड्स में इजीली खत्म हो जाएगा जब मैं कंक्लूजन में आऊंगा। और कंक्लूजन में आऊंगा कि जनाब पॉलिटिक्स ये स्टार्ट किसने की इंडिया में, एक डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव हाउसेस, ये किसने स्टार्ट किया? ब्रिटिश ने स्टार्ट किया। तो जिसने स्टार्ट, जैसा मैंने कहा था कि वो एक दफा डिस्कनेक्ट होना तो दूसरी दफा जरूर डिस्कनेक्ट होता है। ये काफी, ये अब हमारे इंसानों के कंट्रोल में तो है नहीं। तो जनाब सवाल के जवाब में रहना है। ये अपेरेंटली 90% केसेस में स्टूडेंट इस सवाल को जब देखता है तो वो कहता है यार ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल ये तो हमने जस्टिफाई नहीं करनी ना, इसको तो छोड़ दो बात। और ये हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान ही डिफरेंस थे, इंडियन कम्युनल प्रॉब्लम। वो खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, वो जी फलाना फलाना, वो सारी कहानियां शुरू कर देगा टू नेशन थ्योरी वाली। तो रिजल्टेंटली जवाब 500 वर्ड्स में पूरा
नहीं होगा, उसको सवाल का जवाब दे। ब्रिटिश जिम्मेदार है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस समझती है ब्रिटिश जिम्मेदार है, जिना भी समझता है ब्रिटिश जिम्मेदार है, लेकिन जिना डिवाइड एंड रूल की वजह से नहीं समझता, जिना उनकी मिस एडमिनिस्ट्रेशन के वो हैंडल नहीं कर सके इंडियन प्रॉब्लम को सही तरह, और ये केजीज की किताब में लिखा हुआ है जी। और फिर कम्युनल जो प्रॉब्लम है हिंदूज और मुस्लिम्स का, कम्युनल, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें और उसकी एग्जांपल देंगे। तो कंक्लूजन में कि जी नो डाउट हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस भी मौजूद थे, नो डाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्लेम्स डिवाइड एंड रूल के को भी लिखा जाता है, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्टोरियंस प्रूव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जिना के व्यू का है कि ये ब्रिटिश जिम्मेदार हैं कम्युनल इशू बनाने के, इसलिए नहीं कि उन्होंने इंटेंशनली किया, नहीं, बल्कि उनसे वो ट्रीटमेंट ही नहीं कर सके, फेयर ट्रीटमेंट इंडियन पॉलिटिक्स का जिस तरह उन्होंने अदर अपनी कॉलोनीज में मजहबों को साथ चला के किया। सो ये मेरे सवाल का स्ट्रक्चर है, जो जो वर्ड्स वो मेरे सवाल में इस्तेमाल कर रहा है मैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जवाब दे रहा हूं, इधर उधर नहीं भटक रहा। इधर उधर आप भटके, आप 500 वर्ड्स में सम अप नहीं कर रहा, आपको लगेगा फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो की थी या जो ट्रिक था इस सवाल में, वो वर्ड था कम्युनल प्रॉब्लम, कि आपने उसके इर्द गिर्द जाना, सियासी बात ही करनी। आइडियल रिकमेंडेशन है, पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, कि ऐसे किसी भी सवाल में आप चाहे गूगल कर लें, लेकिन एक आधी कोटेशन आपकी अपनी हो। अब इंट्रोडक्शन में दे दें आप, इंट्रोडक्शन के बाद दे दें, एंड ऑफ पेपर पे दे दें, बीच में जहां आपको सूटेबल लगे, हर एक अपनी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल है। एक आधी कोटेशन, कम्युनल इशू इन इंडिया, चाहे गूगल कर लें कम्युनल इशू इन इंडिया, आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज आ जाएंगे, एक आधी लाइन के अकॉर्डिंग टू फलाना ऑथर वो ये कहता है जी कम्युनल इशू ऑफ इंडिया पे। ठीक है जी, ये एक सवाल, देर लगी है इस पे, उसकी वजह है कि पहला पहला सेशन है, स्टूडेंट्स को अभी मेरे साथ चलने में जो नए स्टूडेंट्स हैं और पुराने भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सवाल का जवाब सिखाना ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें कोई रंगबाजियां नहीं चलानी ना, कंटेंट बेस्ड सवाल का जवाब। अब इसको अंग्रेजी में आप सबकी अपनी अपनी अंग्रेजी है जी, वो मैं नहीं बेहतर करा सकता। कौन कैसा एक्सप्रेशन यूज करता है, किस तरह बात को लेके चलता है, वो हर एक की अपनी अपनी अंग्रेजी। अब कोई रट्टा नहीं चल सकता वहां पे किसी भी तरह का, रट्टा से परहेज करना है मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी, अब चलते हैं जी दूसरे सवाल पे। क्लास चल रही है, क्लास के बाद इंशाल्लाह फिर बात होगी। वो बीच में एक फोन आ रहा था तो मैं उनको अटेंड करके कहा। अब चलते हैं जी दूसरे सवाल। ये दिमागों में बात पड़ी है जी कि सवाल कितना लेंथी था, कितना उसके अंदर जो है वो 4-5 लाइनों का सवाल था, जवाब कितना सिंपल सा बना है। ट्रिक क्या है, आपको बस ये पता हो कि जिना का मौकफ क्या था। जो जिना का मौकफ है इस सवाल में, उसके इर्द गिर्द आपने सारा जवाब अपना बनाया, बाकियों को भी बातें की हैं, सबको टच किया, जो जो उसने सवाल में पूछा आपने टच किया, लेकिन आपने जिना पर ज्यादा फोकस करवा दिया। हलवा हो जाता है वहां बैठ के
सवाल का जवाब बनाना है, ना कि अपने रटे रटाए इल्म उसको वहां पर जो है वो आपने उसका इजहार फरमाना है। रटे रटाए इल्म का इजहार करेंगे तो 90% यहाँ टू नेशन थ्योरी की डिबेट लिखना शुरू कर देंगे। खाना पीना उठना बैठना सोना जागना डिफरेंट था, इसलिए कम्युनल डिफरेंस था। तो ये कम्युनल डिफरेंस पहले क्यों नहीं था जी? खाना पीना सोना जागना तो 1000 साल से डिफरेंस। कम्युनल मतलब मजहब की बुनियाद पर सियासी मसाइल, उनकी बात हो रही। दूसरा सवाल, कभी कभी छोटा सवाल लेकिन वो उतना ज्यादा टेक्निकल और ट्रिकी सवाल होता है जी। उसने आपसे पूछ लिया हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, उनके बारे में जरा बताएं, कंप्रिहेंसिव नोट लिखें, खास तौर पर ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल जब तक इंडिया में रहा उसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशन पे बात करनी कि किस तरह का रिलेशन रहा है। बात उसने खत्म कर दी। अब उसने आपको कोई नहीं कहा कि क्रिटिकली इवेलुएट करें, उसने कहा बस एक कंप्रिहेंसिव नोट लिख दें, यानी एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में डिस्क्राइब करना है, बस आपने बता देना आपने, बस आपसे कोई आपका व्यू नहीं मांग रहा। राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट। वो समझता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट इस लेवल पर वो सीधा सीधा मेरे इस सवाल का जवाब दे गया तो बड़ी बात है, ये अपने अंदर ही बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। हालांकि एक लाइन का सवाल है लेकिन बहुत मुश्किल सवाल। तो इसका जवाब ही दे गया तो बहुत है। मैं उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने का ना कहूं कि जी दे मुझे कोई एनालिसिस या दे मुझे कोई व्यू अपने, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे सवाल में जहां वो सीधा सीधा डिस्क्राइब करवा रहा है आपसे, कंप्रिहेंसिव नोट लिखवाने की कोशिश कर रहा है आपसे, ब्रीफ नोट लिखवाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसमें हेडर डाल दें क्रिटिकल एनालिसिस। कोई जरूरत नहीं है। ये पहले सवाल में आपका क्रिटिकल एनालिसिस ही आया ना जब आपने जिना की बात कर दी। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हेडर भी दें क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि हेडर तो आप दे देंगे, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। सो दूसरा सवाल शुरू करने जा रहा हूं मैं और रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूं जी। अब यहां से सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, या जिनके अब इश्यूज अब 290 के करीब क्लास में आ गए हैं, तो अब जिनके इश्यूज हैं तो अब जो अल्लाह का हुक्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ले जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।